Hello students, welcome to CUET by Supergrads. This is Nishila Hirwar एंड आप सबको पता है कि लीगल स्टडीज की सीरीज अपनी चल रही है यहाँ पे और अपन ने एक जो है पूरा कंप्लीट यूनिट कर लिया है, यूनिट 1 इंडियन जुडिशरी का एंड यूनिट 2 जो है वो चल रहा है जिसमें कुछ स्पेसिफिक लॉज जो है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। अभी जो है अपन ने प्रॉपर्टी लॉ स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में। उसमें अपन ने ट्रांसफर के बारे में जाना था कि कैसे ट्रांसफर होगा, एक वैलिड ट्रांसफर कैसे होता है प्रॉपर्टी का, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ये सारी कुछ चीजें अपन ने देखी थी। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन स्पेसिफिक ट्रांसफर्स के बारे में देखेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स, जैसे कि अपना सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारी चीजें आज अपन देखते हैं। तो स्टार्टिंग विथ सेल। सेल जैसे कि आपने सुना ही होगा, ऐसा आई थिंक कोई इंसान नहीं है जिसने सेल के बारे में नहीं सुना होगा। जब आप कुछ चीज खरीदते हो, खरीदने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, उसमें क्या ट्रांसफर होता है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अब ये ओनरशिप क्या है, पोजेशन क्या है। ओनरशिप बेसिकली, ओनरशिप में आपके एब्सोल्यूट राइट्स जो होते हैं ना, सारे राइट्स, आपकी पूरी जो है प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर कर दी जाती है, उससे रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटीज, कोई भी राइट्स, इवन आप जो है उसको आगे सेल कर सकते हो और अपने हिसाब से बिना जो है किसी इंटरफेरेंस के उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं मिल रहा है आपको, एब्सोल्यूट राइट जो है ट्रांसफर हो जाता है, कोई लिमिटेड राइट नहीं है, पूरा का पूरा जो है ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज व्हाट ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब पोजेशन जैसे क्या होता है, पोजेशन में क्या होता है कि आपको वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में दे देते हैं। ठीक है, पोजेशन में पोजेशन दे देना या मतलब कि आपके पास कुछ जो है उसके लिमिटेड राइट्स है। ठीक है, कंप्लीट राइट्स यहाँ पे नहीं है, कुछ लिमिटेड राइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसमें जो है कंसिडरेशन क्या होता है, इसमें होता है इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। आप कुछ प्राइस पे करते हो मनी के फॉर्म में, राइट, एंड उसके बदले आपको क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है। तो ये क्या होता है, सेल। ठीक है, आपने जैसे सुना होगा कि आप ग्रोसरीज खरीदने जाते हो, आप कुछ बर्गर पिज्जा खरीदते हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, ये तो है ना, ये सुना ही होगा आपने। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर सेल की ही बात करता है। ठीक है, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में जो है स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, बट यहाँ पे जो है अपन दोनों तरह का देख रहे हैं कि सेल क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। ओके, जैसे आपने सुना होगा कि पापा ने जो है यहाँ पे गाड़ी बेच दी किसी को। ठीक है, किसी से गाड़ी खरीद ली, या आपने कोई प्रॉपर्टी जो है बेच दी, यहाँ पे कोई लैंड, कोई फ्लैट, कोई घर ले लिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें सेल होती है। अब सेल में जो होता है दो पार्टीज रहती है, कौन सी, एक सेलर रहता है, एक बायर रहता है। ठीक है, सेलर कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ए ने बोला बी को कि क्या आप 1 करोड़ रुपीस में मेरा जो है ये एक घर लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ऑफर करते हैं और बी बोलते हैं हाँ ठीक है मैं लूंगा। तो यहाँ पे ये अगर पैसे देते हैं और खरीद लेते हैं, तो ऐसे केस में ये सेल हुआ। और जो इंसान दे रहा होता है प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलर। एंड जिसको प्रॉपर्टी मिल रही होती है, तो वो कौन होता है, बायर। ठीक है, ये जो है दो पार्टीज हैं। अब इसके असेंशियल्स देख लेते हैं। तो असेंशियल्स में लिखा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, विच इज करेक्ट कि एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होना जरूरी है, सेलर और बायर। और क्या लिखा है कि जो पार्टीज हैं वो कैसी रहेंगी, कॉम्पिटेंट रहेंगी। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, अपन ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है। तो ये क्या है कॉम्पिटेंट पार्टीज, इसमें जो अपन ने पढ़ा था कि वो इंसान 18 साल के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि एक मेजर इंसान होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको जो ट्रांसफर कर रहा है, उसका नेचर ऑफ द एक्ट उसको समझने आना चाहिए, प्लस उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो समझना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या है कि किसी जो है लॉ द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई जो है नहीं किया गया है। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का क्या मतलब था कि वो इंसॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है कुछ केस वगैरह नहीं चल रहा, इस तरह की चीजें जो है लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई बस नहीं किया है यहाँ पे। इस तरह की चीजें जो है वो क्या होंगी, वो कंपीटेंट पार्टीज नहीं होंगी। तो कंपीटेंट पार्टीज कौन होगा, मेजर, साउंड माइंड का, एंड प्लस नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ।
तीसरा जो है इसमें लिखा है प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर शुड बी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या चीज एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए? प्रॉपर्टी जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो ये सारी चीजें क्या होनी उस टाइम जो है प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जो है अपना कोई एक घर है वो बेचना चाह रहे हो, तो वो घर जो होना चाहिए वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो घर गिर गया, तोड़ दिया गया, आग लग गई या कभी था ही नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ये ट्रांसफर करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी को, तब वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे कार बेचना चाह रहे हो, तो वो कार होनी चाहिए आपके पास, कि और आपके पास राइट होना चाहिए कि आप ट्रांसफर कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंसिडरेशन शुड बी मनी। मनी जो है वो कंसिडरेशन होगा, मतलब यहाँ पे पैसे ही आपको देने होंगे। जो भी आपको प्रॉपर्टी लेना है उसके लिए जो है पैसे देने होंगे, पैसे से ही पैसे का ही कंसिडरेशन का जिक्र किया है यहाँ पे सेल में। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसमें कुछ बताया गया है, कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि क्या? कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान है ए, वो बोलता है कि मैं आपको जो है अपना हाउस देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, और आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे जो है मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। एक तो उन्होंने बोला कि कंसिडरेशन जो है वो आप दो, और कैसा दो? कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। ठीक है, इन्होंने फॉर एग्जांपल बोला कि यहाँ पे जो है, फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्टिट्यूशन को जो है ये एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि अगर जो है आप ये प्रोस्टिट्यूशन में आ जाओगे तो मैं आपको घर दूंगा। इस तरह की जो चीजें हैं, उनने बोला एक तो कंसिडरेशन मनी में होना चाहिए, प्लस अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इलीगली जो है चीजें बेच रहे हो, कोई इलीगल तरीके से आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चोरी करके जो है ये प्रॉपर्टी ले ली है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली है या किसी भी तरह से ले ली है, एंड उसको जो है आप बेच रहे हो किसी और को, तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ? ये अनलॉफुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ होना चाहिए, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, तभी वो है सेल कहलाएगा। अब यहाँ पे ये चीज हो गया सेल, अपन ने देखा सेल में क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अब जिसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी वो किसी भी तरह से जो है उसको आगे डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से यूज कर सकता है। अब वो उसकी प्रॉपर्टी, वो जो है ओनर बन जाएगा। अब इसमें जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज अपन देखते हैं, बायर और सेलर के कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताई गई है। पहले अपन बायर का देख लेते हैं राइट्स और लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो बायर के राइट्स है, इसको क्या बोला गया? आफ्टर ओनरशिप जैसे ही इसको पास होता है, ही हैज द राइट टू परफॉर्म एनी लॉफुल एक्शन। जैसे ही उनके पास प्रॉपर्टी आती है बायर के पास, तो उनके पास अब पूरा राइट है, वो किसी भी तरह से उसमें, अगर फॉर एग्जांपल एक प्लॉट खरीदता है, तो उनके पास पूरा एक लॉफुल राइट है कि वो एक लॉफुल एक्शन लेके वहां पे घर खड़ा कर सके। ठीक है, जिससे उसकी एरिया की जो है वो प्लॉट की जो है प्राइस बढ़ेगी, है ना? इस तरह का जो है कुछ भी अब उनके पास लॉफुल राइट है कि जैसे ही उनके पास ओनरशिप मिला, अब वो कैसे भी उस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकते हैं लॉफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बायर जो है दे कैन कंपेल द सेलर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल। यहाँ पे जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो करवा सकता है बायर। वो बोल सकता है कि ये जो है वो कंपेल कर सकता है, कंपेल यानी उनको करवा सकता है ये पर्टिकुलर चीज सेलर को, कि जो है आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करो इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये जैसी आपके पास ओनरशिप आती है, या आपने जो है यहाँ पे एक ट्रांसफर करवाया है, आपने कुछ कंसिडरेशन दिया है, तो आप डेफिनेटली, आप जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हो फॉर ट्रांसफर, आप डेफिनेटली उनको कंपेल करा सकते हो कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराओ सेल का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्या होता है? लाइबिलिटीज ऑफ द बायर्स अपन देखते हैं। इसमें लिखा है बायर की जो है लाइबिलिटी है टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, ये कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, बट अगर आप बायर हो और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो है वैल्यू जो भी बताई जा रही है वो उसमें इंक्रीज हो सकता था बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट्स जो
यहाँ पे सेलर को पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको डिस्क्लोज करना होगा। ऑल राइट, तो ये है कि आपको फैक्ट जो है डिस्क्लोज करना होगा। ये किसकी लाइबिलिटी बनती है? ये बायर की लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है पे द परचेस मनी। आपका जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे फॉर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, आपको क्या है, आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उनको जो भी डील हुई थी जितने भी पैसे में, वहां पे आप पूरा उनका पेमेंट करो, जो भी परचेस मनी है उनको पे करो। ठीक है, किसको पे करो? सेलर को, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्या है? bear any loss that the any loss that destruction injury or decrease in the value। ठीक है, कुछ भी जो है ऐसा लॉस हो जाता है, आपके पास पोजेशन में आ जाती है प्रॉपर्टी, अब उसके बाद जो है आपके पास पूरी ओनरशिप आ गई या पोजेशन में आ गई इस प्रॉपर्टी का, कोई लैंड का, कोई हाउस का, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब जो है उसमें कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी लॉस हो रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो सारा सारा लॉस कौन अब देखेगा? अब बायर देखेगा। ठीक है, जैसे आपने एक घर खरीद लिया, अब आप उसका जो है मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, राइट। नेक्स्ट टाइम जो है अगर वो बुरी हालत में हो जाएगा घर, तो वो कम वैल्यू में जाएगा। तो उनने बोला अगर बाद में आपके पास पोजेशन में आ जाता है, तो आपको उसके बाद जो है कुछ भी डिक्रीज इन वैल्यू होता है, कुछ भी इंजरी होती है प्रॉपर्टी को, कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे किसकी लाइबिलिटी बनेगी? बायर की। अब ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें लिखा है पे ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट्स पेबल। अब जैसे ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, तो फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह भरते हैं, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सारी चीजें जो है, मेंटेनेंस का आपको चार्जेस लगता है, तो ये सारी जो चीजें हैं, कोई भी पब्लिक चार्जेस या कोई भी रेंट वगैरह आपको देना है या कुछ भी पेबल जो बनता है, ठीक है, अब वो किसकी लाइबिलिटी होगी? बायर की लाइबिलिटी होगी। कि अब जो है पहले उसको सेलर देता रहता था, तो अब जैसे पूरा जो है ओनरशिप आपके पास आई, मैंने बताया कि ओनरशिप जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, उसमें राइट्स के साथ सारी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती है। तो ये जो है कोई भी चार्जेस वगैरह लाइबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक चार्जेस वगैरह जो सेलर पहले से देता आ रहा था, अब वो कौन देगा? बायर देगा। ठीक है, तो ये थे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बायर। अब अपन सेलर पे आते हैं, सेलर के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। तो सेलर ने यहाँ पे इसके जो राइट्स हैं कुछ वो है कि कलेक्ट रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, टिल ओनरशिप पासेस। इसमें बोला है कि आप जो है कोई भी रेंट्स या प्रॉफिट्स जो भी आप बनते हैं, जैसी ओनरशिप जो है पास होता है, उसके पहले तक एक कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच में कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपीस का जो है ये हाउस लोगे, तो जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीटली, जब तक वो 1 करोड़ रुपए आपको मिल नहीं जाते और प्रॉपर्टी जो है जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से डिलीवरी के बीच में, प्रॉपर्टी की जो है कंप्लीट पोजेशन देना या डिलीवरी के बीच में, जो भी इसमें रेंट्स या कोई भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो कौन लेगा? तब तक सेलर ही लेगा, उसी का राइट बनता है। जब तक आपके पास कंप्लीट जो है परचेज मनी आपको मिल नहीं जाता है, तब तक जो है सेलर जितने भी रेंट्स या प्रॉफिट्स उसमें से उस प्रॉपर्टी से निकल के आ रहे हैं, वो सारे सेलर को मिलेंगे। जैसे कि क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला था कि एक हाउस जो है ए किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं फॉर 1 करोड़ रुपीज। तो जब तक ये 1 करोड़ रुपीज का पेमेंट नहीं हो जाता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना इनने लीज पे भी दे के रखा है, यहाँ पे एक रेंट पे एक इंसान रह रहा है, तो प्रॉपर्टी से रेंट भी मिल रहा था और इसी के साथ जो है बी को इनने बेच दिया। तो जब तक वो परचेज मनी पूरा कंप्लीटली इनको नहीं मिल जाता है, ए को जो सेलर है, तब तक जो है फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक इनने बोला कि मैं 1 महीने तक जो है आपको पैसे लौटाऊंगा, तो वो 1 महीने तक जो है ना, जहाँ पे जो भी रेंट बन रहा था इसका, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, तो वो जो है एक को ही मिलता रहेगा। ठीक है, यही है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से डिलीवरी तक का जितना भी प्रॉफिट्स मिल रहा है, कोई भी रेंट मिल रहा है, वो किसके पास जाएगा? सेलर के पास। सिमिलरली इसी केस में आप सोच लो कि अगर यहाँ पे कोई फील्ड है, कोई फार्म वगैरह है, तो उसमें कुछ भी चीजें हैं, खेती वगैरह की है, वहां उगाया गया है, कुछ वीट उगाया है, राइस उगाया है, इस तरह की कुछ भी चीजें, तो इसमें जितना भी जो है आपको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, वो किसको मिलेगा? जब तक ये फील्ड जो है किसी और को ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द बायर दैट इज ड्यू।
सेलर का राइट बनता है कि ये जो 1 करोड़ रुपीस है ना इस पर्टिकुलर केस में, कि आप जो है उनसे क्लेम कर सकते हो कि आपने बोला था कि 1 महीने के अंदर जो है मुझे पैसे दे दोगे। तो वो जैसे ही 1 महीने खत्म होते हैं तो वो जो भी ड्यू अमाउंट है वो उनसे क्लेम कर सकते हैं कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, आप जो है पैसे दे दो। अब नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर। तो सेलर का क्या ऑब्लिगेशन बनता है, यहाँ पे बोला है पहले तो डिस्क्लोज फैक्ट्स, डिफेक्ट सॉरी। तो कोई भी ऐसा डिफेक्ट्स है आपके प्रॉपर्टी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हाउस आप बेच रहे थे, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पे बारिश के टाइम जो है यहाँ पे लीकेज होना लगता है। ऐसा होता है प्रॉपर्टी में, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा कि यहाँ पे जो है वॉल्स में वो हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि इस तरह का कोई भी अगर डिफेक्ट है जो उस टाइम जो है बायर नहीं देख सकता है, तो ऐसे डिफेक्ट्स किसकी जिम्मेदारी बनती है, सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे डिफेक्ट जो है डिस्क्लोज करे कि इस तरह की चीजें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द बायर। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि आपका पेपर होगा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें जो भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो जैसे ही आपको बोला पूछा जाता है, बायर बोलता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है मुझे देखना है कि आप सही ओनर हो कि नहीं, आपके नाम पे ही है कि नहीं प्रॉपर्टी। तो वो कुछ पेपर्स देखेगा, पहले चेक करेंगे आप लोग कि सही सेलर है कि नहीं, इसी के नाम पे तो है नहीं, है या नहीं प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जो है बायर उनको बोल सकते हो सेलर को कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप हमें प्रोड्यूस करो। ठीक है। एंड उनकी जो है लाइबिलिटी बनती है यहाँ पे, एक ड्यूटी बनती है, सॉरी एक ड्यूटी बनती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आता है आंसर ऑल द क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय द बायर। कोई भी जो है क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, कंसर्निंग प्रॉपर्टी, कुछ भी पूछा जाना चाहिए तो वो जो है बायर पूछ सकता है सेलर से, और उनकी जो है ड्यूटी बनती है कि सारे क्वेश्चंस को आंसर करे। नेक्स्ट क्या है, टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट। जब तक जो है प्रॉपर्टी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाती, उनके पोजेशन में नहीं आ जाती, उनको पूरे कंप्लीटली ओनरशिप नहीं मिल जाती, तब तक जो है प्रॉपर्टी अगर सेलर के पोजेशन में है तो उनको प्रॉपर उसका ध्यान रखना है कि उसका जो उसमें कुछ लॉस ना हो, कुछ डिप्रिशिएट ना हो जाए उसकी वैल्यू किसी वजह से, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनके पास अभी है जो आगे ट्रांसफर होने हैं, तो वो सब चीजें उनको संभाल के रखनी है। ठीक है। फिर है बेयर ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट। जैसे सिमिलरली जैसी ट्रांसफर हो रहा था तो कौन कर रहा था, बायर सारे चार्जेस वगैरह, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट आ रहा है, ये सारी चीजें कौन दे रहा है, ट्रांसफर होने के बाद बायर। तो उसके पहले कौन दे रहा था, सेलर। तो जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक ये सारे चार्जेस और रेंट्स कौन बेयर करेगा, सेलर करेगा। नेक्स्ट क्या है, गिव बायर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे ही आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपके पास पूरा परचेज मनी आ जाए, तो आपकी यहाँ पे ड्यूटी या लाइबिलिटी बनती है सेलर की कि आप जो है पोजेशन दे दो बायर को प्रॉपर्टी का। ऑलराइट, तो ये था पूरा सेल का कॉन्सेप्ट, एक बेसिक ओवरव्यू था। इसमें अपन ने राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी देख लिया, एंड क्या देखा कि किस तरह का जो है सेल होता है, क्या चीज ट्रांसफर होती है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है फॉर अ कंसिडरेशन। और वो कंसिडरेशन क्या है, इन एक्सचेंज फॉर अ मनी लिखा है वहां, तो कंसिडरेशन क्या है, मनी, या आपको उसको परचेज मनी बोल सकते हो, प्राइस बोल सकते हो, मनी बोल सकते हो। अपन ने इसके जो है असेंशियल्स भी देखे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्टी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ये सारी चीजें देखी। अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीज का। लीज क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि है ना, हमने प्रॉपर्टी जो है लीज पे दे दी है, ये जो है कोई स्कूल जो है उन स्कूल वालों ने ये प्रॉपर्टी लीज पे लेके रखी है, इस तरह की जो है बातें सुनी होगी। या किसी को भी आपने बोला ना किराए पे दे देना बेसिकली, तो वो जो आप जनरल टर्म में सुनते हो कि हमने ये जो प्रॉपर्टी, अपना घर जो है या एक कमरा जो है, कुछ भी ऐसा आप बोलते हो कि ये लीज पे दे के रखा है, तो वो क्या कहलाया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीज इसके अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जैसे अपने सेल में पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा था, एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो रहा था, कोई लिमिटेशन के बिना ट्रांसफर हो रहा था प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर राइट टू एंजॉय जो होता है वो ट्रांसफर होता है। वो भी कितने टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एंड इसका कंसिडरेशन भी क्या है, एक प्राइस। प्राइस यहाँ पे क्या है, रेंट देते हो आप लोग, जैसे वहां पे परचेज मनी था, यहाँ पे क्या है, रेंट दे रहे हो। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है एक लिमिटेड ट्रांसफर होता है कि आप बस जो है वो प्रॉपर्टी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी लंबा हो सकता है, लीज 10 साल भी हो सकता है। तो आप जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वो जो है एंजॉय कर सकते हो उस प्रॉपर्टी, उसका यूज कर सकते हो। और आप जो है मुझे एक प्राइस पे करते जाओ जो कि रेंट होता है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, इसमें दो पार्टीज है, कौन, लेसर एंड लेसी हैं, दो पार्टीज हैं। जैसे कि अच्छा, इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, इन्होंने जो है बी जो है, इनका घर है, ए का क्या है, ए का घर है। बी को जो है इनने प्रॉपर्टी किस पे दे दी, लीज पे दे दी। ठीक है, कि एक रेंट पे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी कि आप जो है मेरे प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, उनको राइट टू एंजॉय दे दिया फॉर अ प्राइस। अब जो है बी क्या करते हैं, बी इस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, सबलीज कर देते हैं। अब ये सबलीज क्या है, देखो, पहले तो ए जो है ये कौन हो गए, जिनकी प्रॉपर्टी है और ये लीज पे दे रहे हैं, वो कौन है, ये कहलाते हैं लेसो। कौन कहलाएंगे, लेसो। बी कौन है, बी है लेसी। ठीक है। सी कौन है, सी है सब लेसी। ठीक है। तो अब ये लोग कौन है, जैसा अपन ने देखा घर किसका है, ए का, प्रॉपर्टी वो किसको दे रहे हैं लीज पे, बी को, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रेंट पे दे रहे हैं। और जो है बी के पास है ना यहाँ पे राइट्स अगेन है। क्या राइट्स है, कि वो इस चीज को सब लीज कर सके, मतलब और आगे किसी को लीज पे दे सके। ये उनके पास राइट रहता है, किसके राइट रहता है, लेसी का। इनको लेसर बोलते हैं, इनको लेसी बोलते हैं, और इनको सब लेसी बोलते हैं। अब जो है ये प्रॉपर्टी आगे जो है एक और किसी इंसान को दे देते हैं, सी को। तो ये वाला जो है, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में लीज का कॉन्सेप्ट चल रहा था, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये सबलीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, ये तीनों के बीच में क्या है, ये इनके बीच में लीज है और इनके बीच में सबलीज है। बट बी और सी का जो है इनका कैसा रिलेशन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सी को लीज पे दे रहे, तो अब इन दोनों का रिलेशन जो है लेसर लेसी जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे इन दोनों का था ना कि ए जो है बी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं लीज पे, वैसे ही सिमिलरली जब बी सी को देंगे तो इन दोनों का रिलेशन किस तरह का बन जाता है, लेसर लेसी का, पर उसको बोलते सब लीज ही है। ये पूरा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक लीज हुआ फिर सब लीज हुआ, इसलिए पूरा जो है लास्ट में इनको सब लेसी ही बोलेंगे। बट इन दोनों का रिलेशन किस तरह का होता है, सिमिलर होता है जैसे कि लेसर लेसी का। ठीक है। अब ये वाला जो केस है ना, गजाधर वर्सेस रॉम्बे वाला जो केस है, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक थिएटर था। ठीक है, थिएटर किसी और का था, एक ओनर का था, उनका क्या था, यहाँ पे थिएटर था। ये वाला केस मैं ब्लू कलर से समझा रही हूँ। यहाँ पे एक थिएटर था, ए इंसान का फॉर एग्जाम्पल। इनने जो है बी इंसान को जो है लीज पे वो थिएटर दे के रखा था, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रेंट भरते थे, वो इस्तेमाल करते थे थिएटर का, वो प्रॉपर्टी का। अब जो है बी ने क्या किया, एक सी जो एक और इंसान है, उनको सब लीज कर दिया वो थिएटर। ठीक है, उनने आगे किसी को दे दिया। अब जो है बीच में क्या होता है, ये जो ए इंसान और बी इंसान है ना, जो पहला इनिशिएट किया था, जिसने थिएटर जो दिया था लीज पे, उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ए जो है वो क्या क्लेम करते हैं कि सी के साथ भी जो है मेरा रिलेशन यहाँ टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि मेरा बी के साथ हो गया है। उन्होंने बोला यहाँ वाला इंसान गया, ठीक है, इनके साथ टर्मिनेट हो गया है, तो उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिकली जो है सी के साथ भी टर्मिनेट हो गया मेरा। तो अब जो है सी को भी हटाओ मेरी प्रॉपर्टी से, वो यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो है कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दोनों का बीच का रिलेशन कुछ टर्मिनेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली सब लीज का जो है कॉन्सेप्ट को टर्मिनेट नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो है आगे सब लीज पे जो दिया था वो अभी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और अगर बीच वाला इंसान चला गया तो इन दोनों का रिलेशन कैसे हो जाता है, लेसर लेसी जैसा हो जाता है। ठीक है। अब जो है एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब लीज पे कैसे दे सकते हो, आप एक ही कंसेंट के साथ दोगे। ठीक है, विथ लेसर्स कंसेंट। तो अगर आपने बिना कंसेंट उनसे जो है, जिसकी प्रॉपर्टी जो है लीज पे दी है, उनसे बिना पूछे अगर दे रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब वो जो है सबलीज नहीं माना जाता, वो एक वैलिड सबलीज नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपकी कंसेंट के बिना दिया गया था। और जहाँ पे भी आपकी कंसेंट के साथ दिया जाता है, तो फिर है ऐसे केसेस में अगर कोई बीच का टर्मिनेट भी होता है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है? ये जो है लेसर बन जाएँगे, ये लेसी बन जाएँगे। ठीक है? तो ये था लीज़ का कॉन्सेप्ट, सब लीज़ का कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट्स अभी अपन ने देखे। सारे जो है एक लेसर था, लेसी था और सब लेसी था। ठीक है? अब जो है इनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ देख लेते हैं ऑफ अ लेसर। लेसर की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? इनने पहले बोला कि डिस्क्लोज डिफेक्ट्स व्हिच इज नोन टू हिम एंड नॉट नोन टू द लेसी। कोई भी जो है डिफेक्ट आपको पता है, लेसर को जो पता है, तो उनकी क्या बनती है? एक लाइबिलिटी बनती है कि आप डिस्क्लोज करो। जैसे मैंने अभी बताया था कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पे मॉनसून में जो है सीपेज हो जाता है या किसी तरह का प्रॉब्लम जाता है, मॉइस्चर आ जाता है पूरे रूम में, तो इस तरह की चीजें जो है आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है? किसको करेंगे? लेसर लेसी को डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे ही आप रेंट लेना शुरू करते हो, आप प्रॉपर्टी का पोजेशन में दे दो। फिर क्या है? लेसर शेल लेट आउट द प्रॉपर्टी। ठीक है? जैसे है लेसर लेट आउट करते हैं प्रॉपर्टी, तो क्या होता है? लेसी जो है उनको अब जो है बिना किसी इंटरप्शन के उनकी प्रॉपर्टी को क्या करने दो? एंजॉय करने दो। जैसे आपने लेट आउट किया है एक प्रॉपर्टी, अब जिसको प्रॉपर्टी दे दी है लीज पे, अब उसको जो है अच्छे से एंजॉय करने दो, बिना रोक टोक के कि आप बार बार आ रहे हो, ये मत करना, वो मत करना। इस तरह की चीजें जो है नहीं करनी है। आपको रेंट पे कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब कुछ अगर चल रहा है नॉर्मली, तो आप जो है उनको बिना इंटरप्शन के जो है आप उनको एंजॉय करने दो। ठीक है? ये लाइबिलिटी बनती है किसकी? लेसर की। अब नेक्स्ट जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी देखते हैं। इसमें बोला है पहले कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्लॉट दिया था लीज पे, ठीक है, एक सिर्फ प्लॉट दिया था, और यहाँ पे कुछ जो है कोई बिल्डिंग कुछ इरेक्ट कर देते हो आप, तो यहाँ पे कोई भी एडिशन होता है टू द लीज प्रॉपर्टी, तो वो चीज क्या किया जाएगा? अब उस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा लीज में। उसमें देखा जाएगा अगर जो है लेसर के कंसेंट के साथ किया जाता है, तो बाद में जो है ये प्रॉपर्टी जैसे ही वापस आएगी, तो वो एडिशनल जो भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक फार्म दिया था और यहाँ पे एक फार्म हाउस बना दिया है, तो वो फार्म हाउस और फार्म दोनों ही किसका हो जाएगा? लेसर का, जिसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो ये सारी जो है चीजें अगर कोई भी एडिशन करते हो, तो वापस तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। जैसे आपका जो है टेन्योर खत्म होता है, तो जैसे आपको स्पेसिफाइड पीरियड का जो टेन्योर खत्म होता है, तो आपको उसके साथ कुछ भी एडिशनल चीज आपने किया है, तो वो भी वापस देनी पड़ेगी। फिर क्या है? एनी पार्ट ऑफ द लेसी सॉरी इज डिस्ट्रॉयड। अगर कोई भी पार्ट ऑफ लीज प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां पे कुछ लॉस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, या किसी भी तरह से अनफिट हो जाता है वो यूज करने में, ठीक है, तब क्या कर सकता है? तब जो लेसी है जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी है, वो क्या कर सकता है? उसके पास एक राइट है, क्या अब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है या नहीं। ठीक है? ये कैसे हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ लेसी। ठीक है? वो अब जो है डिसाइड कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे रखना है, यहाँ पे मुझे लीज ये प्रॉपर्टी यूज करनी है या यहीं पे खत्म करना है। मेरा फॉर एग्जांपल 10 साल का जो है मैंने लीज लेके रखा था, बट मैंने देखा कि ये बिल्डिंग तो जो है इतना डिस्ट्रॉय हो गई है, इसमें जो है बहुत अनफिट हो गई है कंडीशन, इसमें रहा नहीं जा सकता। ठीक है? ये कभी भी गिर सकती है, इधर उधर गिर रही है चीजें। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे में वो पीरियड के पहले 10 साल होने से पहले ही आप जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं रहना, ये अनफिट है, यहाँ पे मैं नहीं रह सकते। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इफ लेसर फेल्स टू मेक रिपेयर्स। अगर कोई रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, आपको दिख रहा है कि कुछ जो है प्रॉपर्टी में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है चीजें और रिपेयर की जरूरत है, और आप ये चीज कन्वे करते हो किसको? लेसर को बताते हो कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का रिपेयर की जरूरत है और आप रिपेयर कर दो। बट यहाँ पे अगर लेसर रिपेयर नहीं करता है, तो आप जो है पहले एक तो खुद रिपेयर कर सकते हो, और वो जो लेसर है उससे जो भी आपके जो है चार्जेस लगे हैं ये रिपेयर कराने के, वो आप जो है रेंट से काट सकते हो या किसी भी तरह से जो है उनसे वापस ले सकते हो। ठीक है? अब जो है नेक्स्ट, अगर कोई पेमेंट वगैरह जैसे मैंने बोला था कि कोई जो है प्रॉपर्टी टैक्स या इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी ऐसा पेमेंट है जो किसकी ड्यूटी बनती थी? लेसर की ड्यूटी बनती है पे करने के लिए, और वो पर्टिकुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जो लीज है ना, वो क्या कर सकता है? वो पेमेंट कर सकता है उस चीज का, एंड बाद में अगेन उसको रिएम्बर्स करवा सकता है।
फिर क्या आता है, एट द कंप्लीशन ऑफ द लीज, जैसी जो है लीज कंप्लीट होती है तो लेसी की ड्यूटी बनती है कि आप जो है प्रॉपर्टी को वापस हैंड ओवर कर दो, जिस कंडीशन में थी एक बेसिक कंडीशन में आप हैंड ओवर वैसी कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत आप यूज करोगे तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर वाली चीज आती है, बट ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीटली जो है उसको खराब करके प्रॉपर्टी को वापस किया है। एक जिस तरह से आपने प्रॉपर्टी ली थी उसी स्टेट में आप जो है, एक रीजनेबल स्टेट जैसे ही रहता है उस स्टेट में आप वापस कर दो। लेसी में ट्रांसफर, रेंट और सबलेट। ठीक है, लेसी जो है उनके पास राइट है कि अभी अपन ने देखा कि वो सबलीज पे दे सकते हैं, आगे रेंट भी कर सकते हैं, किसी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं सबलीज से, इस तरह की चीजें कैसे करेंगे, पर वो विद द कंसेंट ऑफ द लेसर। मैंने बोला था कंसेंट के साथ ही होना चाहिए, अगर बिना कंसेंट के होता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा डिफेक्ट है जो आपको जो है लीज देख नहीं पा रहा है यहाँ से खुद से, तो वो चीज आपको डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, अब फिर क्या है, लेसी शुड पे द रेंट एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जैसी उनको प्रॉपर्टी मिलती है, अब यहाँ पे लेसी की ड्यूटी बनती है कि आप जो है टाइम पे, जो भी फिक्स टाइम है उस पर रेंट वेंट पे कर दो। ठीक है, जब आपको बोला जाए, जिस जगह पे बोला जाए, जिसको पे करने के लिए बोला जाए, आप जो है जैसा भी लेसा आपको डायरेक्शंस दे उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दो। नेक्स्ट क्या है, लेसी इज बाउंड टू कीप लीज प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन। ठीक है, अब लेसी जो है उनके पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनको ये प्रॉपर्टी वापस करनी है बाद में, जैसे उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो उनने बोला कि आप जो है इसको जितना आप ट्राई कर सकते हो कि उसको गुड कंडीशन में ही रखना, ढंग से रखना, क्योंकि उसी स्टेट में आपको जो है वापस करनी है। give notice of any defect which he is bound to rectify in 3 months। अगर कोई डिफेक्ट निकलता है तो अपन ने देखा कि वो किसको बोल सकता है, लेसर को बोल सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ डिफेक्ट्स हुए हैं, यहाँ पे इसको ठीक कर दो, और जो लेसर है दे आर बाउंड टू रेक्टिफाई इट विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर आप खुद करना, और उसके बाद जो है आप रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को। नेक्स्ट क्या है, लेसी में यूज द प्रॉपर्टी बट नॉट टू डू एनीथिंग टू डिस्ट्रक्ट इट। वो यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, उनके पास राइट टू यूज जरूर है, राइट टू एंजॉय जरूर है, बट ऐसा नहीं है उनको गुड कंडीशन में रखना होगा, डिस्ट्रक्ट नहीं करना है। फिर लेसी शुड नॉट इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेसर। आप जो है, जैसे मैंने बोला था, एक फार्म दिया है तो उसमें एक फार्म हाउस बना दिया है, तो वो एडिशनली जो है आपके पास जाएगा वापस लेसर के पास। पर ये इस तरह का जो है, अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ बनाने का सोच रहे हो उस प्रॉपर्टी पे, तो वो किससे किया जाएगा, वो आपको पहले लेसर से परमिशन लेनी होगी, उनके कंसेंट से ही जो है किया जाएगा। लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। ठीक है, अब जो है जैसे डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन। ठीक है, खत्म होती है जैसे, डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे टर्मिनेशन है। तो जैसे ही आपका जो है टर्मिनेट हो जाता है, टेन्योर खत्म हो जाता है, या किसी भी वजह से अनफिट हो गया तो खत्म हो गया, तो जैसे आप जो है टेन्योर आपका खत्म होता है, ये लीज सॉरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो आपको क्या करना होगा, लेसी की एक ड्यूटी बनती है कि वो जो है प्रॉपर्टी वापस लेसर को दे दे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए, सेल और लीज। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज पे क्या है, इसमें बोला है दो पर्सन है वो ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप अगेन ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लेना, वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, वो क्या कहलाता है, एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो है ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, मतलब थिंग फॉर अ थिंग जा रहा है, एक थिंग के लिए दूसरे थिंग को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है, ठीक है, उनके पास यहाँ पे एक प्लॉट है, और जो बी है उनके पास यहाँ पे एक घर है। ठीक है, अगर ये दोनों जो है प्रॉपर्टी, और कोई पैसे वैसे जो है यहाँ पे नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी अगर एक्सचेंज करे इधर से उधर, ठीक है, तो ये कहलाएगा एक्सचेंज। ठीक है, क्या है ये, एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर्टी। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अमाउंट है तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, इस तरह की चीजें। बट बेसिक जो है आपका, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में जब के लिए एक्सचेंज होती है, तो ये क्या दिया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, सॉरी, तो ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज। ऐसे ही आपने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक जो ए इंसान है, ए, इनका एक फार्म है, फार्म वन। बी जो है, ये लगातार ऐसे प्रॉपर्टी आप देखोगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे जो है लगातार, बहुत सारे फार्म्स है, किसी और के किसी और के किसी और के टुकड़ों में, जैसे एक ये लेन है,
और पूरी जो है यहाँ पे फार्म्स ही फार्म्स है, ठीक है। अब ये जो है इनका फार्म टू, यहाँ फार्म जो है बी का इधर है, फार्म बी का। अब जो है इनको फॉर एग्जांपल बी को जो है यहाँ वाला फार्म चाहिए, क्योंकि फॉर यहाँ पे भी उनका फार्म है, इस तरह का कुछ भी, तो उनको एक्सचेंज करना है, तो ये दोनों क्या बोलेंगे, अपन दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी। इस तरह की चीजें आपने सुनी होगी, ये तो होता है। तो ये सारी जब आप एक प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप दूसरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप से ट्रांसफर करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सचेंज, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर होगा वो किस तरह से होगा, इसका मोड किस तरह से होगा, उनने बोला जैसे सेल होता है एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह चीजों से, तो उनने बोला वैसे ही बाय जैसे सेल का होता है उसी वे में जो है एक्सचेंज का ट्रांसफर होगा। अब इसमें बोला गया कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज किस तरह की होंगी, यहाँ पे अपन सबकी देख रहे थे राइट्स एंड लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे किसकी राइट्स होगी, कौन बायर कौन सेलर को किसके पोजीशन में डाला जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया क्योंकि दोनों जन प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में अब यहाँ पे दोनों जगह जो है प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, तो जब अगर आपको जो है, ठीक है, ये अपना प्लॉट दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर प्लॉट के हिसाब से सोचा जाए, ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पे सेलर है, तो उनकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या होगी, वो इस प्लॉट के लिए किस तरह से चलेंगी, एक सेलर की तरह। और बी जो है इनको ओनरशिप मिल रही है, तो बी के कैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, एक बायर की तरह। अगर अपन इस हाउस को देखें, ठीक है, इस हाउस को अगर देखें अपन कंसिडर करें, तो इस हाउस के वजह से कौन हाउस दे रहा है, बी दे रहा है, तो बी कैसे होगा, एक सेलर की राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी। और ए जो है हाउस के लिए क्या है, उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो उनकी कैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनेगी, एक बायर की तरह, ठीक है। इस तरह से जैसी प्रॉपर्टी होगी, जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है गिफ्ट का। गिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ओनरशिप ही अगेन ट्रांसफर हो रहा है, बट कैसे किया जा रहा है, वॉलेंटरली। तो इसका वॉलेंटरली का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई जो है कोई फियर में डाल के नहीं किया जा रहा है, कोई थ्रेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई इमोशनली जो है आपको यहाँ पे इमोशनल करके नहीं ले रहा है आपसे प्रॉपर्टी, कोई ऑफेंस करते हुए नहीं ले रहा है, कोई यहाँ पे सर पे जो है आपके गन वगैरह रख के नहीं ले रहा है, इस तरह की चीजें क्या है, इनवॉलेंट्रली हो जाती है। और तो यहाँ पे लिखा है कि कैसा हो रहा है ट्रांसफर, वॉलेंट्रली हो रहा है और बिना किसी कंसिडरेशन के। यहाँ पे अपन ने देखा एक्सचेंज में प्रॉपर्टी जा रही थी कंसिडरेशन में, सेल में देखा एक प्राइस जा रहा था, लीज में देखा कि रेंट दे रहे थे वो भी प्राइस में या मनी में, बट यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। जैसे आपके जो है आपने सुना होगा आपके मम्मी पापा जो है आपको जो है कुछ गिफ्ट कर देते हैं, कोई गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, कोई आपके जो है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देते हैं, इस तरह की चीजें चलती है, तो वो क्या है, वो गिफ्ट है, कि वो वॉलंटरली खुद जो है एक ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप का बिना कंसिडरेशन के। बिना कंसिडरेशन के मतलब आप जो है उनके लिए उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप उनको कोई पैसे दे रहे हो, ना कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो पार्टीज रहेंगे उनका क्या नाम है, एक होता है डोनर एंड एक होता है डोनी। जो प्रॉपर्टी देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पेरेंट है, ठीक है, ये अपने चाइल्ड को जो है एक फार्म दे रहा है, ठीक है, क्या ले रहा है इनसे, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, कुछ भी, ना पैसे ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ये जो है पेरेंट जो प्रॉपर्टी दे रहा होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोनर। ये मैं एक पेरेंट का बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि पेरेंट और चाइल्ड ही होना चाहिए, कोई भी इंसान हो सकता है यहाँ पे जो भी आपको गिफ्ट की तरह दे रहा है। दूसरा इंसान कौन है, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो जिसको मिल रही है वो क्या है, डोनी, ठीक है। ये जो है दो पार्टीज हैं। अब जो है इसमें एक और चीज बोला गया है कि जो डोनी है वो गिफ्ट कब एक्सेप्ट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये 25 ईयर्स ओल्ड जो है इनका चाइल्ड नहीं है, बेसिकली 25 ईयर्स ओल्ड जो है इनका सन है, चाइल्ड नहीं लिखते, बच्चा समझ जाएगा, और बच्चा बोलाया गया है कि माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे चाइल्ड नहीं लिखते, अपन यहाँ लिखते हैं सन। तो फिर यहाँ पे इसमें बोला गया कि जब जो है
इनको प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कब करना होता है, यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टी जैसे ही आपको दिया जाता है, एक ट्रांसफर बनाया जाता है, तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाया जाता है, तो आपको जैसे ही जो है प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस चीज का आपको एक्सेप्टेंस बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आप एक्सेप्ट कैसे करते हो, उसको भी पूरी उसके राइट्स और लाइबिलिटी सबके साथ जो है एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि अगेन क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी लिमिट के। तो यहाँ पे जो है अगेन, यहाँ पे जो सन है इनका, ये जो सन है, इनको वो प्रॉपर्टी कब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिफोर ही डाइज। ठीक है, उनके जो है उनकी डेथ के पहले पहले उनको ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करना होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे जो है इनने जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफर की, ठीक है, इनका जो डोनर है यहाँ पे डोनर ने डोनी को प्रॉपर्टी ऑफर की। ठीक है, अब वो चीज है, उनको प्रपोजल मिल गया कि इस तरह का जो है ये मेरे को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी। अब ये सोच रहे थे कि मैं 2-3 दिन में जो है सोच समझ के एक्सेप्ट कर लूंगा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। अब इस 2-3 दिन के पहले ही जो है एक्सेप्ट करने वाले थे, उसके पहले इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनकी डेथ हो जाती है। तो अब जो है यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उनने क्या बोला है कि आपको एक्सेप्टेंस कब करना है उस गिफ्ट का, बिफोर आपकी डेथ कॉज हो जाती है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो जो है एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसी केस में पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 2-3 दिन बाद जो है इनकी सन की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे वैलिड बोला जाएगा और वो जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट की तरह ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन ने इतने सारे प्रॉपर्टी देखा कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टैंजिबल, इनटैंजिबल, बहुत सारे तरीके के अपन ने प्रॉपर्टी देखा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक और नया कॉन्सेप्ट है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं सुना होगा तो कॉपीराइट, इस तरह की चीजें तो सुनी होगी, देखी होगी, इस तरह का जो है इसका मार्क रहता है ना, ट्रेड मार्क देखा होगा, TM ऐसा लिखा रहता है कई जगहों पे। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या है, ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारे टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। अब इसमें क्या बोला है कि कोई भी वर्क, एनी वर्क, कैसे, जैसे कुछ इन्वेंशन कर दिया आपने, ठीक है, एक कोई जो है मशीनरी बना दी, कुछ जो है कोई दवाई निकाल के ले आए, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी ले आए, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, 5G 4G आती रहती है पूरे टाइम। ठीक है, नए नए फोन्स में अपने हर जगह टेक्नोलॉजीज जो है बढ़ती जा रही है, हर कुछ नया कोई लेके आता है, तो वो सब क्या है, वो इन्वेंशन है। तो जो वो चीज इन्वेंशन करता है वो क्या कर सकता है, इसका जो है आपका पेटेंट ले सकता है। ठीक है, उसमें आपका पेटेंट का राइट बनता है, पेटेंट जनरली आपके इन्वेंशंस पे रहते हैं, तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रख सकता है कि और जो कोई है अपने नाम पे ये नहीं लिखवा सकता है। इसके जितने भी कुछ भी इनको जो है राइट्स मिलते हैं कि वो ये लिमिट कर सकते हैं कि कौन कितना मेरा टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। फिर क्या है, आर्टिस्टिक वर्क जो कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी बनाते हो, कोई बुक लिखते हो, ठीक है, कोई म्यूजिक बनाते हो, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी आपकी आर्टिस्टिक वर्क हो गई, पेंटिंग्स हो गई। तो यहाँ पे आप उस चीज का क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। कोई लिटरेरी वर्ड हो गया, जैसे आपने बुक वगैरह बनाई उसमें। कोई डिजाइन हो गया, डिजाइन के लिए आप जो है यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कोका कोला का आपका एक स्पेसिफिक डिजाइन चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह का जो है लेस के पैकेज के आपको स्पेसिफिक डिजाइन है, रैपर्स यहाँ पे होते हैं कैडबरी, ये सारी चीजें जो है इनके क्या है, स्पेसिफिक डिजाइन आपको पता है, तो वहां पे आप डिजाइन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो कि इस तरह की चीजें जो है कोई और ना चुरा सके। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट, कोई भी सिंबल, नेम, इमेज, कुछ भी जो है इन सब का वो क्या है, आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। तो ये सारी चीजें, कुछ भी ऐसा वर्क जो कि क्रिएट किया जाता है बाय द नॉलेज और द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या खुद के नॉलेज से अगर इस तरह की कुछ भी कोई डिजाइन बनाई जाती है, कोई इन्वेंशन वो लेके आ गया बना लिया, कोई बुक लिख दी, इस तरह की सारी चीज जो है, जो भी उसका ओनर रहेगा जिसने भी वो किया है, वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है इन सारे के अंडर कुछ भी, और फिर उसके राइट्स के जो है बेनिफिट्स उठा सकता है। अब जो है ये कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ट्रेडमार्क जो है, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेडमार्क फॉर एग्जांपल एक बहुत, जैसे आपका क्लोजअप हो गया,
आपको पता है कि क्लोजर ये जो है स्पेसिफिक चीजें चलता है, तो यहाँ पे कोई भी जो है मार्क्स वगैरह हो गए, कुछ सिंबल्स वगैरह हो गए ना, वो ट्रेडमार्क में आता है। जैसे आपको पता है कि नाइकी का इस तरह का है, तो जैसे ही आप कोई सी शूज में जो है देखते हो ऐसा टिक मार्क, आपको पता चलता है कि यार ये नाइकी के शूज, आप पहचान जाते हो। तो कहीं पे भी जो कंज्यूमर रहता है, वो जो है रिकॉग्नाइज कर ले आपके किसी मार्क से, या किसी की इतने अलग सा कुछ चीज है, आपका एक स्पेसिफिक चल रहा है, तो उस चीज का आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। जैसे नाइकी वालों ने इसका ले लिया है। ठीक है। और क्या हो गया, जैसे इसी सिमिलरली एडिडास का आप जो है देख लेते हो, ऐसे किसी भी चीज का आपका कोई भी नाम होता है, कोई भी फेमस दुकान वगैरह देखोगे कि उनका जो है कंज्यूमर रिकॉग्नाइज कर लेता है इसी नाम से कि हाँ ये इसकी दुकान है, ये उसकी मिठाई की फेमस दुकान है। इस तरह की चीजें सारी क्या होती है, ट्रेडमार्क में आ सकती है। कोई भी मार्क, कोई भी कलर, कुछ भी चीज जो अलग उनको करे। अब क्या है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है, किसी भी इन्वेंशन पे, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आए, कुछ आपने नया चीज लेके आए, उसके इन्वेंशन पे जो भी इन्वेंट करता है उस चीज को, उसका पेटेंट ले सकता है। फिर क्या है कॉपीराइट, जो है अपन ने देखा मूवी, बुक्स, फिल्म, ये सारे जो है जहाँ पे कोई भी क्रिएटिव वर्क किया जाता है, उन सारी चीजों का क्या कर सकते हो आप, कॉपीराइट ले सकते हो। इसमें जो है ऑथर बोला जाता है, और ऑथर जो है, जो इंसान जो रहता है, वो ऑथर बोला जाता है उसको, और वो उस चीज का कॉपीराइट ले सकता है। जैसे मूवीज के कॉपीराइट्स रहते हैं, म्यूजिक का कोई अपना कॉपीराइट लेता है, ये सारी चीजें। अब जो है डिजाइन, डिजाइन्स में मैंने बताया जैसे लीज का एक स्पेसिफिक डिजाइन चल रहा है, कोई भी रैपर्स वगैरह रहते हैं कैडबरी का, आप डिजाइन से ही पहचान जाते हो। तो उस डिजाइन का, क्योंकि उनका काफी टाइम से चल रहा है, बहुत सालों सालों तक यूज करते हैं, वो बहुत डिस्टिंग्विश करता है दूसरी चीजों से, तो ये सारी चीजों का डिजाइन का आप कॉपीराइट ले सकते हो कि कोई और इस तरह का जो है चुराए ना और बनाए ना। ठीक है। फिर क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा जियोग्राफिकल जैसे बोल रहा है कि एक ज्योग्राफी वाला जो चीज यहाँ पे आ रहा है, तो आपको जैसे पता है कि एक किसी एरिया का कुछ फेमस चीज होता है, जैसे कि आगरा का पेठा हो गया, नागपुर के ऑरेंजेस हो गए, बासमती राइस हो गया, और आपके क्या हो गए बनारसी साड़ीज, ये सारी जो चीजें क्या है, यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन चीज का लिया जाता है। वो जो एरिया है, वो जो स्टेट है, या जो भी जगह है, वो इस चीज का ले लेता है कि इस तरह की जो चीज है वो हमारे यहाँ ही मिलती है, और वही सबसे अच्छी क्वालिटी की जो है मानी जाती है। ठीक है। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं, इनके भी राइट्स हैं, इनके भी बेनिफिट्स मिलते हैं, और कोई जो है आप इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी और का यूज, तो इसलिए ये चीज जो है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, ये पूरा जो था अपन ने प्रॉपर्टी लॉ का पूरा यहाँ पे जो है लेक्चर, 2 लेक्चर्स में पूरा प्रॉपर्टी लॉ जो है कंप्लीट हो गया है। अपन ने सारी चीज जो है कवर कर दी है, जितना भी एनसीईआरटी में दिया है। अब जो है नेक्स्ट अपन लेक्चर में जो है दूसरा यूनिट, सॉरी, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।